Good morning to all of you. My name is Adnan Sami. My course is BSc OTT. Today I am going to represent presentation about physiology of lungs. इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स. इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट लंग्स में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. द लंग्स ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी. जो हमारा लंग्स होता है थोरेसिक कैविटी के ज़्यादातर हिस्सों में होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग डिवाइड द मीडिया स्टेनम. राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग दोनों को सेपरेट करती है एक एरिया जिसका नाम है मीडिया स्टेनम. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग होल्ड द हार्ट. जो राइट लंग्स होता है एंड लेफ्ट लंग जो होता है हार्ट को होल्ड किए हुए रखता है. इसी में हम लोग आगे देखेंगे तो लंग्स आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर. जो लंग का टेक्सचर होता है जनरल मसल से अलग होता है, स्पंज टाइप का होता है. इन यंग एज में जो लंग्स का कलर होता है ब्राउन होता है एंड ग्रे होता है. ग्रेजुअली धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ हमारे लंग्स का जो कलर होता है मॉल्टन ब्लैक हो जाता है बिकॉज इनहेलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. एंड वेट की बात करें तो राइट लंग्स का जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है एंड लेफ्ट लंग का जो वेट होता है 50 से 100 ग्राम कम होता है कंपेयर टू राइट लंग्स. तो इसका 650 ग्राम हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है. आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेटरी फंक्शन एंड नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन. रिस्पायरेटरी फंक्शन का क्या मतलब होता है? रिस्पायरेटरी फंक्शन का मतलब होता है जो रिस्पायरेशन में मेजर रोल प्ले करता है उसको हम लोग रिस्पायरेटरी फंक्शन कहते हैं. एंड नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन जो रिस्पायरेशन में जिसका रोल नहीं है उसको हम लोग नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन कहते हैं. रिस्पायरेटरी फंक्शन में हम लोग पहला देखेंगे नेजल कैविटी का क्या काम है. तो फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. जो हम लोग इन्वायरमेंट से डस्ट वगैरह इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करने का काम करती है हमारी नेजल कैविटी. दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन, नमी लाना. मान लो बहुत गर्मी का टाइम एकदम ड्राई एयर चल रहा है, हम लोग ने इनहेल किया. नेजल कैविटी का काम है उस ड्राई एयर को मॉइस्चर में कन्वर्ट करके ट्रेकिया एंड ब्रोंकियस तक भेजना. दूसरा होता है ऑल्फेक्शन. ऑल्फेक्शन मतलब स्मेलिंग में भी हमारे नेजल कैविटी का काम है. आगे हम लोग देखेंगे लंग्स. लंग्स का क्या काम है? अपटेक ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर. एटमोसफेयर से O2 लेता है एंड CO2 को छोड़ता है. ये हमारा था रिस्पायरेटरी फंक्शन. नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन में पहला देखेंगे डिफेंसिव एक्शन. डिफेंसिव एक्शन में जो होता है म्यूकोजा ऑफ द लंग्स प्रोड्यूस IgA एंटीबॉडी. जो लंग्स का म्यूकोजा होता है उस पर IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है. वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया एंड वायरस से. एंड एल्वुलर माइक्रोफेज होता है एल्वुलाई के अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस को फेगोसाइटोसिस के थ्रू निकलता है. एंड सीलिया प्रेजेंट होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक पे. मान लो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इस पे सीलिया प्रेजेंट होता है. अब सीलिया का क्या काम होता है? बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप करना. ट्रैप करके रिस्पायरेटरी पैसेज से डायरेक्ट बाहर निकाल देता है. एंड दूसरा हम लोग देखेंगे सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट बाय टैप टू एल्वुलर सेल. अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो सर्फेक्टेंट जो होता है ना एल्वुलाई को कभी कोलैप्स नहीं होने देता है, उसका सरफेस टेंशन बढ़ा करके रखता है ये सर्फेक्टेंट. एंड एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करना इसका काम होता है. एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इसका मेजर रोल है. आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दो तरीके से होता है. एक फिजिकल सॉल्यूशन में होता है, एक कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ होता है. फिजिकल सॉल्यूशन में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है. ओनली 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है फिजिकल सॉल्यूशन में होता है प्लाज्मा के थ्रू. ऑलमोस्ट 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है. अब हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन? मान लो एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं? 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं. अब चारों कैसे बाइंड होते हैं? तो लूजली बाइंड होते हैं क्योंकि टिश्यू पे जाके ऑक्सीजन उसको लूज करना है इसलिए लूजली बाइंड होता है, कुछ टाइटली बाइंड नहीं होता है. एंड एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं, उसी को हम लोग ऑक्सीजनेशन कहते हैं. आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है 3 तरीके से होता है. एक होता है एज ए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो होता है
ऑलमोस्ट 70% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है CO2 का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, एंड 20% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का वो अमीनो कंपाउंड के फॉर्म में होता है, एंड फिजिकल सॉल्यूशन के में जो प्लाज्मा के थ्रू होता है ओनली 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, आगे देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है। तो दो लेवल पे होता है, एक एल्वुलर लेवल पे होता है, एक टिश्यू के लेवल पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पहले हम लोग जान लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है ना, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब जहाँ PO2 लिखा रहेगा हम लोग समझ जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। तो हम लोग एल्वुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 होता है, एंड CO2 का 40 होता है, एंड पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन का होता है 40 होता है, एंड CO2 का 45 होता है। यहाँ पे होता है डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन। तो दोनों का CO2 का जो पार्शियल ग्रेडियंट बनता है वो 5 बनता है, एंड O2 का जो पार्शियल ग्रेडियंट बनता है वो 60 बनता है। अब वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना, पार्शियल ग्रेडियंट इतना कम बन रहा है एंड O2 का इतना ज़्यादा बन रहा है? बिकॉज सोलेबिलिटी, CO2 की जो सोलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की कंपेयर में 20 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए यह कम प्रेशर पे ही डिजोल्व हो जा रहा है, एंड O2 को एक्सचेंज होने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए। हम लोग आप देखेंगे टिश्यू के लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो टिश्यू के लेवल पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 होता है, एंड CO2 का 45 होता है। CO2 का 45 क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वेस्ट बन रहा है, इस वजह से CO2 ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे आर्टरी जो होता है, आर्टरी के अंदर O2 होता है 95 एंड CO2 40। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग देखेंगे तो O2 के लिए 50 बन जाता है एंड CO2 के लिए 5 बनता है। यहाँ पे भी वैसे ही डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो होता है ना, वेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो टिश्यू में आता है, टिश्यू उसको यूटिलाइज करता है, इस वजह से कम हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड का फ्लो होता है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर जो होता है वो लो होता है एंड रेजिस्टेंस भी लो होता है, बट कैपेसिटेंस जो होता है वो हाई होता है। ब्लड स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन के पास, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होता है। एंड पल्मोनरी कैपिलरीज जो होता है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। एंड फंक्शन की बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या फंक्शन होता है, तो एक हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक और फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। हमारे बॉडी में भी कहीं भी क्लॉट बन रहा है वो पल्मोनरी कैपिलरी में आता है, तो यहाँ इसका काम है उसको फिल्टर करना। आगे हम लोग देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान जो लंग्स के अंदर एयर का प्रोसेस होता है उसको ही हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। तो रिस्पायरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? नॉर्मल पर्सन नॉर्मल कंडीशन में जो एयर एक बार में इनहेल करता है और जो एयर एक बार में एक्सहेल करता है उसको हम लोग रिस्पायरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम बोलते हैं। ये लगभग 6 लीटर होता है। एंड एल्वुलर वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? अब हमने 6 लीटर एयर इनहेल किया, अब वो एयर एल्वुलाई के लेवल पे कितना पहुंचता है उसको हम लोग एल्वुलर वेंटिलेशन कहते हैं। ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस को माइनस करना होता है। टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, डेड स्पेस 150 ml होता है। तब इसको नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट से गुना करते तो हमारा लगभग 4.2 लीटर जो है एल्वुलर वेंटिलेशन आता है। आगे हम लोग देखेंगे डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है उसको हम लोग डेड स्पेस बोलते हैं। अब डेड स्पेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एक होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस।
एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो होता है वो एनाटॉमिकली प्रेजेंट होता है, इन नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। सच है जो हमारा नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है एंड ट्रैकिया अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होता है इसमें हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस पैथोलॉजिकल डेड स्पेस, इन एबनॉर्मल कंडीशन में मान लो ये कोई एल्वुलाई है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, ये डेड स्पेस क्रिएट कर गया। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो आएगा प्लस ये एल्वुलर डेड स्पेस जो है दोनों आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है। आगे हम लोग देखेंगे लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम में पहला हमारा आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब हम नॉर्मल कंडीशन में जो एयर एक बार में इनहेल करते हैं और जो एयर एक्सहेल करते हैं उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये लगभग 500 से 750 ml होता है। आगे हम लोग देखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है जो एयर हम लोग ने एक बार में फोर्स लगा करके इंस्पायर किया उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये लगभग 2 लीटर हम लोग फुल फोर्स लगा के इंस्पायर कर सकते हैं। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एयर हम लोग ने फुल फोर्स लगा के एक्सपायर किया उसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। फुल फोर्स लगा के हम लोग एयर लगभग 1 लीटर एक्सपायर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, हम लोग ने एक्सपायर किया फुल फोर्स लगा के जो एयर को एक्सपायर किया, फिर भी लंग्स के अंदर कोई ना कोई एयर तो है, इस वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर में। ये लगभग जो होता है 1300 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद हम लोग आगे देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। मान लो हम लोग टाइडल ले रहे थे, इंस्पायरेटरी ले रहे थे, रेसिडुअल पहले से, तो लंग्स के अंदर कितना एयर रह सकता है, उसका क्या कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने की, तो सब इसमें आ जाएगा। टाइडल भी आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, सब मिलाकर के ये लगभग 5 लीटर होता है। एंड वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, मान लो हम लोग टाइडल ले रहे हैं, टाइडल छोड़ रहे हैं, लेकिन टाइडल लिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़े, इसका क्या मतलब है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले से रिजर्व है हमारे लंग्स के अंदर में, हम लोग इंस्पायरेटरी लिए टाइडल छोड़े तो इंस्पायरेटरी भी रिजर्व हो रहा है कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर में। तो जो हम लोग फुल फोर्स लगा करके मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं उसको ही हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें हम लोग लंग्स से टाइडल भी निकाल देते हैं प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल देते हैं, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है सब हम निकाल देते हैं। ये लगभग ऐड कर देंगे हम सबको तो हो जाता है 3.5 लीटर। आगे हम लोग देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, मान लो हम टाइडल लिए, टाइडल लेने के बाद हमने टाइडल छोड़ा नहीं बल्कि आफ्टर टाइडल हम एक और डीप ब्रीदिंग करते हैं फोर्स लगा करके, उसको हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आता है, लगभग ये 2.5 लीटर होता है। एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है हम लोग टाइडल लिए, टाइडल छोड़े, लेकिन टाइडल छोड़ने के बाद फिर हम लोग ने फोर्स लगा के जो एक्सपायरेशन किया उसको ही हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें दोनों ऐड हो जाएगा, टाइडल प्लस ERV, ये लगभग 1.5 लीटर होता है। आगे हम लोग देखेंगे फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम। ये फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी कंडीशन में हम लोग कितना भी फोर्स लगा के एक्सेलरेशन कर ले तो लंग्स के अंदर एक एयर बचता है जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन में जब हम टाइडल ले रहे हैं, टाइडल छोड़ रहे हैं, तो लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम भी होता है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है, दोनों लंग्स के अंदर में होता है। टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल नहीं सॉरी, रेसिडुअल वॉल्यूम तो होगा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों लंग्स के अंदर में स्टोर होगा इन नॉर्मल कंडीशन में जब हम टाइडल ले रहे हैं, टाइडल छोड़ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे
अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी यानी डिसऑर्डर्स वगैरह देखते हैं। पहला इसमें हमारा आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है? हाइपोक्सिया का सिंपली मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ O2 एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हाइपोक्सिया के भी 3-4 टाइप है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, ये हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा आता है हमारा एपनिया। एपनिया का क्या मतलब होता है? सिंपल हम लैंग्वेज में बोलते हैं एपनिया मतलब ए मतलब एब्सेंस, एपनिया मतलब सांस लेना। जब हम सांस लेना भूल जाते हैं उसको ही हम लोग एपनिया कहते हैं। इन मेडिकल टर्म में हम लोग बात करें तो हो जाता है टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया। जब हम लोग 20 सेकंड से ज़्यादा सांस लेना भूल जाते हैं उसको हम लोग एपनिया कहते हैं। तीसरा आता है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस का क्या मतलब होता है? साइनोसिस के डिफिनेशन पे आए तो बुलिश डिस्कलोरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोसिस। जो O2 की डिफिशियंसी हुई टिश्यू लेवल पे उसके वजह से स्किन का जो कलर है ना ब्लू ब्लू दिखने लगा, उसी को हम लोग साइनोसिस कहते हैं। ये फिंगर्स पे भी दिख सकते हैं, नेल बेड पे भी होते हैं, एंड स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, हर जगह देखने को मिलता है। लास्ट हमारा है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का क्या मतलब होता है? एस्फेक्सिया का सिंपली मतलब होता है दम घुटना। अब दम हमारा कब घुटता है? जब हमको O2 की डिफिशियंसी होती है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग ले नहीं पाते, तब हमारा दम घुटता है। अब ऑक्सीजन हम लोग कब नहीं ले पाएंगे? मान लो कोई एयर वे है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसके वजह से हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो एस्फेक्सिया की कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर O2 जो है ना, O2 की डिफिशियंसी हो जाती है एंड CO2 जो होता है इंक्रीज हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग एस्फेक्सिया कहते हैं। यहीं पे आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन था ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोग को ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा।